हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके इस यूट्यूब चैनल जो कि है अधिगम क्लासेस, और मेरी टैगलाइन है सफलता आपके रास्ते में। और आपके रास्ते तक पहुंचाने के लिए मैं आपका सारथी विकास राज श्रीवास्तव आपका तहे दिल से इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो आई है, फोर्थ वीडियो, जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग के। अभी तक हमने बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के इन्वायरमेंट्स के टाइप्स, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ चुका है। फुल डिटेल कोर्स यहाँ पे चलेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये जो वीडियो बनी है इसमें इससे यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आते भी हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके और जो लोग हैं उन लोग तक भी पहुंच जाए वीडियो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर में, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा प्लानिंग क्या होता है। आप लोग डेली लाइफ में प्लानिंग का यूज करते होंगे। किसी भी कहीं जाना, कहीं शादी ब्याह का, सब जगह प्लानिंग के ही तहत कोई भी चीज़ फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये प्लानिंग भी उसी तरह जैसे है। तो जैसे एक बंदा है, इसको जाना है पटना से कन्याकुमारी जाना है। तो ये बंदा सोच रहा है किस रूट से, जब बाई रोड जाऊँ या बाई ट्रेन जाऊँ। ये जितने भी प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसे ये हम लोग प्लानिंग कहते हैं। कितना सामान लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ मैनेजमेंट, ये जितना सोचना, यही सब क्या कहलाता है? प्लानिंग। और प्लानिंग जो है किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? तो हाउ से। किस वर्ड से? हाउ से। क्लियर है? हाउ से डिराइव्ड हुआ है, मतलब कैसे करना है, किसी भी वर्क को कैसे परफॉर्म किया जाए ताकि वो बेटर हो सके, इसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेड फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक रिस्क। ये प्लानिंग किस लिए जरूरत पड़ता है? इकोनॉमिक रिस्क को कम करने के लिए। सही बात। इकोनॉमिक जो भी है, जो भी रिस्क है, जो भी कठिनाइयाँ आनी चाहिए उसको आ रही है, उसको दूर करने के लिए क्या हम लोग को प्लान बनाना पड़ता है कि उसे दूर किया जा सके। इस प्लानिंग के तहत हमें क्या बोलते हैं? बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है। इस प्लानिंग से हमें क्या मिलता है? बेस्ट अल्टरनेटिव, जिससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्रो करती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का अदर नाम हो जाता है सेंट्रल प्लानिंग या सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन चलते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज डिफिशियंसी इन द इकोनॉमी एंड द सोशल स्ट्रक्चर विच नीड द मैक्सिमम अटेंशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करता है? वो हमें डिफिशियंसी बताता है कि कहाँ कहाँ डिफिशियंसी है, उस पर ज़्यादा अटेंशन फोकस करके उस चीज़ को दूर करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। क्लियर है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर्स कौन हो जाएंगे? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो फादर है वो, ये क्वेश्चन में आ सकता है यूजीसी नेट में, एक लाइन में पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है। तो एम विश्वेश्वरैया, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उस पर PDF में दे दूंगा, उस पर से आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में चलते हैं, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या? इसमें एम भी आ जाएगा, इसमें एम भी आ जाएगा, एम आ जाएगा, इम्पोर्टेंस आ जाएगी, ये सारा चीज़ एक ही है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड से बनाया। तो इसमें पहला आता है कि इसमें क्या हो? रिड्यूस द पॉपुलेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हम लोग पहले पॉपुलेशन कम करेंगे। ठीक है, जितने बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको उन लोग को ऊपर लाएंगे। और प्रोवाइड देम एक्सेस एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विस, उन लोग को रोजगार दिया जाए ताकि वो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। क्लियर? इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका को बढ़ाएंगे। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। वन ऑफ द मेन इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स। इसमें क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ को, जी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको दूर करने, जैसे लो रेट्स है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इनएफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ को दूर करना। नेक्स्ट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनाना। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार मिल सके। क्लियर? और नेक्स्ट आता है जो सबसे लास्ट, जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे बढ़ता है? नेशनल के सारे पॉपुलेशन के जो भी इनकम होती है सबको ऐडअप करके वो नेशनल इनकम कहलाती है। तो इस सब जितने सारे प्रोसेस होने के बाद ही हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी। क्लियर? ये इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लानिंग को हम लोग सेंट्रलाइज प्लानिंग भी कह सकते हैं। सेंट्रलाइज क्योंकि ये साथ सीधे गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। और ये बेसिस जो होता है, ये डायरेक्शन बेसिस होता है।
साफ साफ लिखा हो। और इसका एक और नाम है इम्परेटिव प्लानिंग। इसका नाम क्या है? इम्परेटिव प्लानिंग। समझ में आई? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को सेंट्रलाइज प्लानिंग भी कह सकते हैं और इम्परेटिव प्लानिंग भी कह सकते हैं। और ये इसका जो बेसिस है वो क्या है? डायरेक्शन पे, ठीक। और गवर्नमेंट के द्वारा ये गवर्न किया जाता है, सेंट्रलाइज वहाँ से डायरेक्शन दिए जाते हैं कैसे करना है। इसमें क्या होता है? दो टाइप्स के आ जाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक निगेटिव कमांड्स। पॉजिटिव एंड निगेटिव कमांड। इसमें पॉजिटिव में क्या? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा कि हमें क्या करना है, और निगेटिव में हमें क्या नहीं करना है। क्लियर बात? इसके तहत हम लोग प्लानिंग करेंगे। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, मतलब सेंट्रल बॉडी का इंटरफेयर नहीं होता है। यहाँ पे लोकल एजेंट्स को लोग रखते हैं और उनके तहत उस कार्य को सुपरवाइज किया जाता है, उस प्लानिंग को सुपरवाइज कराया जाता है। उसे हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। इसे इंडिकेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। इट इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर। अंडर दिस टाइप ऑफ प्लान डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्पर्स्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज कैरिड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म द्वारा। ये जो प्लान्स कैरिड होते हैं, ये बनाए जाते हैं और जो सुपरवाइज करती है ये मार्केट मैकेनिज्म, जैसे लोकल एजेंट्स हो गए, वहाँ के स्टेट्स के जो भी देख रेख वाले हैं वो लोग इसको सुपरवाइज करते हैं, उस प्लान को पूरा करवाते हैं। क्लियर हो गया? दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। को कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग भी कह सकते हैं, सेंट्रलाइज भी कह सकते हैं, इम्परेटिव भी कह सकते हैं। ये डायरेक्शन बेसिस होता है और इसमें दो टाइप्स के कमांड्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव में आ जाएगा व्हाट टू डू एंड निगेटिव में आ जाएगा व्हाट नॉट टू डू, ठीक। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, इसमें क्या होता है कि लोकल एजेंट के द्वारा इस प्लान को पूरा करवाया जाता है, उसको सुपरवाइज किया जाता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर? ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे, जो कि है हमारा 5 ईयर ऑफ प्लान ऑफ इंडिया। 5 ईयर प्लान, ये जो एक तरफ से इकोनॉमिक प्लानिंग दो टाइप्स के भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो 1 ईयर्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म जो 5 ईयर से ऊपर के होते हैं, 5 ईयर तक होते हैं। तो इसमें 5 ईयर प्लान आते हैं जो लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ किसने दिया था? तो जोसेफ स्टैनली ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ स्टैनली ने दिया था। कहाँ पे दिया था? यूएसएसए को दिया था 1928 में। 1928 में इन्होंने जोसेफ स्टैनली को दिया था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्रेजेंट हुआ जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और गुलजारीलाल नंदा थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे। उनके निगरानी के तहत पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रेजेंट हुआ था, जिसका बेस था हैरोड-डॉमर मॉडल। इनका बेस किस पे था? हैरोड-डॉमर मॉडल पे, ठीक है। इनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे। इनका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। इनका मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। क्लियर? और ये लास्ट में 5 ईयर के से 56 के तहत में 5 IIT सेटअप किए गए थे और कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट भी सेटअप किए गए थे, जो कि भाखड़ा, हीराकुंड एंड दामोदर वैली। ये पेपर में अधिकतर पूछ दिया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस बेसिस पे थे। तो हैरोड-डॉमर्स के बेसिस पे किस प्राइम मिनिस्टर के मतलब उस कार्यकाल में लाया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के तहत लाया गया था, ठीक है। और इसका मेन फोकस किस पे था? तो एग्रीकल्चर पे था। ध्यान रखिएगा, यही 3 टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 तक। ये भी, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे और इनका जो बेस था ये पीसी महालनोबिस मॉडल था। पीसी महालनोबिस मॉडल था, जो कि इंडियन इकोनॉमिक थे, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन 1953 में इन्होंने इस बेस पे ये इस पर 5 ईयर्स प्लान्स आए थे। इनका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो सेकंड था वो इंडस्ट्रियल, पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक। इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड 5 स्टील प्लांट्स जो हुए थे भिलाई में, दुर्गापुर एंड राउरकेला, विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी। इन लोग के तहत इनकी मदद से इंडिया में स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। तो सबसे पहले तो जमशेदपुर में लगा था। तो उस टाइम तो अंग्रेज़ लोग नहीं मानते थे कि इंडिया में भी इतने मतलब इतने उच्च क्वालिटी के स्टील हो सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन में लड़ाई हुआ था, वॉर हुआ था, तो उस टाइम इंडिया का झंडा चल गया और उस टाइम इंडिया को बहुत सारे काम भी सौंपे गए थे स्टील के, बम के कवर बनाने में, रेलवे के पहिए बनाने में। तो उस टाइम से इंडियन स्टील का दबदबा बन गया था, ठीक है। तो
ये था इस वजह से। तो उस टाइम भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में ये सोवियत यूनियन में हुआ था। नेक्स्ट है दिस प्लान क्रिटिसाइज क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक बाई B.R. सेनोई के द्वारा। इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं ये सही नहीं है। तो वो उस टाइम थे क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट थे जो B.R. सेनोई थे, हु नोटेड द प्लास डिपेंडेंस ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोमोट इंडिकेटिव प्रोमोट हैवी। ठीक है, तो दिस टारगेट ग्रोथ वाज 4.5% एंड एक्चुअल ग्रोथ था 4.27%। क्लियर बात है। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान था जो 1961 से 66 में बना था। ये भी लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के तहत ही हुआ था। ये प्लान इसको गैडगिल योजना भी कहते थे। गैडगिल योजना, ये जो डिप्टी चेयरमैन थे उनके नाम पे रखा गया था, जो कमीशन थे उस टाइम डॉक्टर D.R. गैडगिल थे। ठीक है, और ये जो बेस था जॉन सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्ती के पे था। ये जो मॉडल था वो किस पे था? जॉन सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिक थे और स्कॉलर भी थे। इन पे 3rd ईयर 5 ईयर प्लान का बेस मॉडल था। दिस मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान टू मेक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। द स्टेट वाज लेड एन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसका जो मेन मतलब उस टाइम जो प्रॉब्लम था, कठिनाइयाँ थी, वो था एग्रीकल्चर पे और व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। क्लियर है। उस टाइम क्या हुआ कि 3rd 5 ईयर प्लान में 2 वॉर हो गए। जब जिस टाइम में ये प्लान बना था तो उस टाइम 2 वॉर हो गए, जिसकी वजह सीनो इंडिया और वॉर जो 1962 में हुआ और इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1965 में हुआ था, जिस वजह से ये जो प्लान्स थे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे। उस टाइम प्लान थे हम लोग का 5.6 टारगेट था, लेकिन अचीव कितना हुआ था? सिर्फ 2.4। इस वॉर की वजह से उस टाइम में पंचायत इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए थे और मैनी प्राइमरी स्कूल्स भी स्टार्टेड हो गए थे। रूरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी स्टार्ट हुआ था, स्टेट सेकेंडरी बोर्ड भी था और स्टेट रोड कॉरपोरेशन वर फॉर्म्ड हो गए थे उस टाइम। तो ये उतना अचीव प्लान नहीं, टारगेट अचीव नहीं कर पाया था। तो ये सीनो इंडिया वॉर हुआ था। सीनो इंडिया वॉर ये 20 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 1962 तक चला था। उस टाइम वॉर बिगेन था और डिस्प्यूट क्या था इन लोगों का? हिमालय बॉर्डर का था। ठीक है, सीनो इंडिया वॉर था, चाइना से साथ लड़ाई हुआ था, जो कि 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 1962 तक चला था। और इनका डिस्प्यूट मतलब लड़ाई का रीजन क्या था? तो हिमालय बॉर्डर के लिए था। और ये पाकिस्तान वाला इंडो पाकिस्तान 1965 में जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक चला था, जो कि सेकंड कश्मीर वॉर के लिए हुआ था, मतलब कश्मीर को अपनाने के लिए हुआ था। पहला 1947 से 48 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये था, ये दो लड़ाई की वजह से जो 3rd 5 ईयर प्लान वो क्या हो गया? फेल हो गया था। ये फेल हो गया था। क्लियर है? सॉरी, फेल हो गया था, जिस वजह से हम लोग का अपना जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया था। ठीक है, उसी के बाद जब लड़ाई होने के बाद तो इस टारगेट को पूरा कराने का हम लोग को प्लान एक हॉलीडे दिया गया, जो कि 3 साल का था, 1966 से 69 था। जिसमें क्या हुआ? प्रीवियस प्लान को फॉलो किया गया था गवर्नमेंट एंड 3 एनुअल प्लान का हॉलीडे। द मेन रीजन बिहाइंड दिस प्लान वाले सीनो इंडिया एंड इंडो पाकिस्तान। इसी 2 वॉर की वजह से ये प्लान हॉलीडे बनाया गया था कि उस टारगेट को अचीव करवाया जाए। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान मेड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू द एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों सेक्टर को बढ़ावा करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान था जो 1969 से 74 था। इसमें क्या था कि ये लीडरशिप इंदिरा गांधी उस टाइम आ गई थी, उनके लीडरशिप में ये बना था। इन लोगों का 2 मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। याद रखिएगा, 4th 5 ईयर में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। क्लियर? ड्यूरिंग दिस 4th 5 ईयर प्लान 14 मेजर इंडियन बैंक नेशनलाइज हुए थे एंड ग्रीन रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। आप लोग ध्यान इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, तो इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। 4th 5 ईयर प्लान जो थे वो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हुआ था। इनका 2 मेन ऑब्जेक्टिव था, जो कि था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। क्लियर है? उस टाइम 4th 5 ईयर में ही 40 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन पास हो गया था और इंडो पाकिस्तान वॉर भी हो गया था उस टाइम भी 1971 में। एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस। उस टाइम बांग्लादेश का भी लिबरेशन के लिए वॉर हुआ था और इस टाइम का ग्रोथ था। ये वॉर की वजह से ये जितने सारे प्लान्स थे हम लोग के फ्लॉप होते जा रहे थे, जो कि 5.6 था, लेकिन रिसीव कितना हुआ था? सिर्फ 3.3 ही रिसीव हो पाया था।
वॉर की वजह से। उस टाइम भी इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था 1971 में, और फिर बांग्लादेश का भी हो गया था, बांग्लादेश डिवाइड वाला, तो इस वजह से। नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था कि इसमें ये जो 1974 से 78 में बना था, ये जो लेड स्ट्रेस था एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, उस टाइम आंदोलन चला था फिफ्थ 5 ईयर में, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस पे था। तो ये ध्यान रखिए था, फिफ्थ 5 ईयर का प्लान जो था पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ मतलब, और जस्टिस, और ये फोकस सिर्फ था सेल्फ रिलायंस पे। तो क्वेश्चन आ चुका है, इस पे आया भी है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस पे था, तो सेल्फ रिलायंस पे था, ठीक है, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इस टाइम 1978 में न्यूली इलेक्ट हुए थे मोरारजी देसाई, जो कि इन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, इस प्लान को रिजेक्ट करवा दिया गया था। एंड दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई, उस टाइम इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट भी पास हुआ था, जो कि 1975 में हुआ था, विच इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू द पावर ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। उस टाइम गवर्नमेंट आ चुकी थी इस फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, विच जनरेट भी करती थी और ट्रांसमिट भी करती थी। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। उस टाइम इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया था, चौड़ी चौड़ी रोडें बनने लगी थी, हाईवे बनने लगे थे। ये जो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था 1974-78 में, क्लियर बात। नेक्स्ट जो आता है उसके बाद MNP इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिमम नीड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था MNP। दिस प्रोग्राम प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय DP धार के द्वारा। ये जो प्रोग्राम बनाया गया था वो उस टाइम के इकोनॉमिक्स थे, वो जो DP धार द्वारा बनाया गया था। उस टाइम का ग्रोथ था, उस टाइम कोई लड़ाई उड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन टारगेट ग्रोथ ऑफ 4.4, लेकिन अचीव हो गया था 4.8, तो ये सरप्लस में चला गया था, अच्छी बात है। उसके बाद ये क्रिटिकाइज होने की वजह से इसमें रोलिंग प्लान आ गया था। रोलिंग प्लान क्या होता है कि हमारे जो प्लान्स चलते रहते हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए इसको रोक दिया जाता था, बाद में इसको फिर से कंटिन्यू किया, तो इसलिए इसको नाम रोलिंग प्लान दिया गया था, जो 1978 से। और रोलिंग प्लान ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान तो क्रिटिकाइज हुआ था ये मोरारजी देसाई के द्वारा, और उसके बाद जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस लोग थे वो लोग भी इनको रिजेक्ट कर दिए, जिससे उसके बाद नए प्लान इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो उस टाइम हुए थे तो 3 प्लान्स उस टाइम रोलिंग प्लान में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि है बजट था, बजट ईयर था, बजट बनाने के लिए प्रेजेंट किया गया। दिस प्लान फॉर फिक्स नंबर फॉर 3, 4 एंड 5, उस प्लान को फिक्स्ड किया गया था 3, 4 और 5 के। और पर्सपेक्टिव प्लान जो थे 10, 15 और 20 के लिए ये बनाया गया था रोलिंग प्लान 1978 में। ये फिफ्थ प्लान 2 लोग की वजह से, मोरारजी देसाई जो न्यूली इलेक्टेड हुए थे उस टाइम, उन्होंने क्रिटिकाइज कर दिया, उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उस टाइम रोलिंग प्लान आया और न्यू प्लान इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें ये 3 प्लान बने थे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जो कि है 1980 से 85। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और इसमें था टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस था। क्या था? टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। फिफ्थ में था सेल्फ रिलायंस फॉर एग्रीकल्चर के लिए था। इसमें क्या था? टेक्नोलॉजिकल के लिए था, याद ध्यान रखिएगा। सेल्फ रिलायंस उसमें था एग्रीकल्चर के लिए, इसमें था टेक्नोलॉजिकल के लिए। उसके बाद प्राइस कंट्रोल एलिमिनेट किया गया था कि प्राइस कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम हटाया गया था। दिस लीड टू इंक्रीज फूड्स प्राइस एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फूड्स के प्राइस थे वो बढ़ गए थे, ठीक है। और तो फिर नेशनल बैंक आया था एग्रीकल्चर 1982 में, नाबार्ड, आप लोग जानते हैं 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था इसी प्लान में। इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग ट्रेंड्स, ग्रोथ मॉडल। ये सारे मॉडल्स बने थे, इन्वेस्टमेंट योजना आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग सब हुए थे, ग्रोथ मॉडल भी आए थे कुछ। और इस टाइम का अचीव टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2, लेकिन अचीव कितना हुआ था? 5.7%, ये भी सरप्लस में था, क्लियर है। उसके बाद आया था सेवन्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से 90 तक था। ये जो जिस प्लान था लीडरशिप, वो राजीव गांधी के तहत आया था, क्लियर है, राजीव गांधी के तहत वो आया था। इस प्लान का जो मेन मकसद था, ये क्या था? सोशल जस्टिस। ये हर बार क्वेश्चन में आया भी है कि सोशल जस्टिस किस प्लान के तहत था, तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान के तहत था। जो मेन था उस मैंने ही सिर्फ उसको नोट किया है, तो आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ज़्यादा लेंदी पढ़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो कि उसका फोकस किस पे था? सोशल जस्टिस पे। और फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। उस टाइम क्या होता? फर्स्ट टाइम
सबसे पहले लोग अब प्राइवेट सेक्टर को उसमें मान्यता लोग देने लगे थे, प्राइवेट सेक्टर उस टाइम अच्छा काम करने लगी थी पब्लिक सेक्टर के बदले। तो उस टाइम ग्रोथ रेट था 5.0%, लेकिन अचीव कितना होता 6.01%। क्लियर है। 7th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी के अंडर हुआ था और मेन फोकस था इसका जो सोशल जस्टिस पे, और इनका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.0, लेकिन अचीव कितना हो गया था 6.0। उस टाइम प्राइवेट सेक्टर की मांग हो गई थी और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ गया था। नेक्स्ट था एनुअल प्लान आ गया। 7th 5 ईयर प्लान क्यों 1985 से फिर 1992। ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से 8 5 ईयर उस टाइम बन नहीं पाया, 2 साल का गैप हो गया। 2 एनुअल प्रोग्राम और फॉर्म हुआ था 90 और 1991 2। ठीक है, थोड़ा गलती लिखी है 198090, जबकि ये इतना नहीं होना चाहिए। 1990 से लेकर 1991 और 1991 से दो प्लान्स एनुअल प्रोग्राम ये यूज हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है 8 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से 97 तक था। ये प्लान जो था पीवी नरसिम्हा राव के अंडर में बना था। तो फर्स्ट से लेकर आई थिंक 3rd या 4th तक जो कि थे नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, 4th 5 ईयर इंदिरा गांधी, 5th में भी इंदिरा गांधी थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा भी चला था, एंड सेल्फ रिलायंस का भी था 5th 5 ईयर में। उसके बाद राजीव गांधी आ गए थे, रोलिंग प्लान आ गया। उसके बाद 6th 5 ईयर में भी इंदिरा गांधी थी, 7th 5 ईयर से राजीव गांधी आए थे। तो आप लोग लीडरशिप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो 8 5 ईयर प्लान जो था वो क्या था, नोवेल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इस प्लान में टॉप प्रायोरिटी उन्होंने दिया था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, जिसमें था एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या था, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। दिस प्लान में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी प्लान में पीवी नरसिम्हा राव ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दी थी, और जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और मेजर हाईलाइट ऑफ 8 प्लान। 8 प्लान का जो भी मेन था वो था क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान से इसको देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिए और आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए और आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 8 5 ईयर प्लान में हुए थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस लॉन्च किया था। इंडिया फ्री, इस टाइम LPG BN हो गया था, LPG लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मार्केट को बदलने में बहुत लाभकारी हुआ। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई LPG आने की वजह से। LPG गैस नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और 8 5 ईयर में इंडिया जो था वो मेंबर बन गया था WTO का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो था WTO का मेंबर बन गया था कब, 1 जनवरी 1995 में। कब, 1 जनवरी 1995 में इंडिया मेंबर बन चुका था 8 5 ईयर प्लान में। क्लियर। उसके बाद ग्रोथ रेट था इनका 5.6, 6.8 अचीव हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब उस टाइम नरसिम्हा राव के अंडर में ये प्लान परफॉर्म किया था। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान। उस टाइम लीडरशिप में आ गया था अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे। वो हमारी इंडिपेंडेंस 50वें पे 9th 5 ईयर प्लान बना था, और इसका मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ध्यान रखिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इक्वालिटी अगर आ जाए या सोशल इक्वालिटी आ जाए या सोशल जस्टिस आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिए कि 9th 5 ईयर प्लान में था। क्लियर। ठीक। नेक्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग सोशल डिसएडवांटेज ST और बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर बढ़ाना। ये सब 9th 5 ईयर प्लान में आया था। मतलब किसके अंडरगत हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के तहत। इसका मेन फोकस किस था, ग्रोथ विद सोशल एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका काम, मेन काम क्या था, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, पॉवर्टी को हटाना, और एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस, ST जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनको ऊपर लाना। ठीक है। क्लियर। इसके टारगेट ग्रोथ रहता है 6.8%, लेकिन अचीव कितना हुआ था, सिर्फ 5.4% हुआ था। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रीव तो हुआ था 4.2% था, लेकिन
अचीव कितना, सिर्फ 2.1। ये मतलब अटल बिहारी वाजपेयी में ये फ्लॉप कर गया था, इस प्लान ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 7 में है। ये लीडरशिप ये अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह के अंतर्गत बना था, दोनों लोग थे, उन लोगों के अंतर्गत ये बना था। उस टाइम पर कैपिटा इनकम डबल हो गई थी इंडिया की नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाई 5%, पॉवर्टी रेट भी कम हो गई थी 5% से। रिडक्शन इन जेंडर गैप हो गया था, लिटरेसी एंड वेजेज रेट 50% इन 2007 तक में कम हो गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस, उस टाइम 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस हुए थे। और 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, यानी TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम, TPP ये जो है यहाँ पे है 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था लॉन्च हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च हुआ था। और ये पहले बार रिवाइज हुआ था 1982 में, और उसके बाद 1986 में फिर क्या हुआ, TPP फिर से रीस्ट्रक्चर हुआ क्योंकि फेल हो चुका था, और ये रीस्ट्रक्चर हुआ 2006 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, TPP का ऑब्जेक्टिव क्या था, जितने भी सोशल इफेक्ट्स थे जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, प्रोडक्शन, एम्पावरमेंट, वीकर सेक्शन, इस सब चीज़ को बढ़ाना है। यही 20 पॉइंट प्रोग्राम था इनका। क्लियर है, समझ में आ गया। 10th 5 ईयर में TPP इंट्रोड्यूस हो गया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। क्लियर। और इसका टारगेट ग्रोथ था 8.0, लेकिन अचीव कितना हुआ 7.6। इसमें तो बहुत डाउन हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी में, लेकिन दोबारा बार में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, लेकिन फिर भी 0.4 से कम रह गया। नेक्स्ट आता है 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 12th में था। ये प्लान लीडरशिप मनमोहन सिंह के अंतर्गत बना था। उस टाइम में ये जो प्लान बनाया गया था, किसने बनाया था, C रंगाराजन ने बनाया था। उस टाइम आई थिंक रंगाराजन जी वो थे, गवर्नर थे हमारे। तो इट्स मेन एम वॉज, इनका मेन था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, ठीक है। मेन थीम क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट। हायर एजुकेशन सबको देना, 30-23 ईयर एको एज ग्रुप 2011-12 तक। और इट फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन पे, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। याद रखिए 10th 5 ईयर में इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अगर आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ये यही इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ देते हैं। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी किस 5 ईयर प्लान में आया था, तो आप लोग बता सकते हैं 11th में सॉरी। इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट ग्रोथ 9% था, बट अचीव हुआ था सिर्फ 8%। क्लियर। नेक्स्ट आता है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान जो था 2012 से 17 से, इसमें भी लीडर से मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये मेन थिक था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये पूछ सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान में था, तो 12th 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस प्लान क्रिएटेड 50 मिलियंस ऑफ न्यू वर्कर अपॉर्चुनिटी इन द नॉन फार्म सेक्टर। इसमें 50 मिलियंस नए वर्क ऐड किए गए थे नॉन फार्म सेक्टर में। और टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल इनरोलमेंट, स्कूल में जो लड़के लड़कियों को भेद था कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, ये सबको दूर किया गया था। एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज, और सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी की प्लान था। उसके बाद NDA गवर्नमेंट आती है और ये इस प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व कर देती है, और उसके जगह पे क्या आ जाती है, नीति आयोग आ जाती है, जिसके चेयरपर्सन कौन है, अमिताभ कांत है। और CEO है अमिताभ कांत, और चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस आयोग के तहत, इसी वजह से, नीति आयोग के तहत, इसी वजह से 13 5 ईयर प्लान नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। अब नीति आयोग के द्वारा ही आपको SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने लगे, और भी जो प्लान्स थे लॉन्ग टर्म के अधिक वाले 10, 15, 12 ईयर्स वाले, वो सब आने लगे। इस वजह से 3rd 5 ईयर प्लान्स आने बंद हो गए नीति आयोग की वजह से, ठीक है। क्लियर है। इस टाइम का ग्रोथ रेट उस टाइम देख लीजिए 9% है, लेकिन अचीव हुआ था सिर्फ 8%। तो ये सारा चीज़ 5 ईयर प्लान थे। आप लोग एक बार और देख लीजिए 5 ईयर जो भी प्लान थे। पहला जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 56, जो किसके लीडरशिप में था,
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और वाइस प्रेसिडेंट गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे। ये हैरोल्ड डॉमन मॉडल के बेस पे था और इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे। सेकंड में जो था वो जवाहरलाल नेहरू जो कि पीसी महालनोबिस पे मॉडल पे था 1953 में। ये इंडियन इकोनॉमिक्स था, इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था, ठीक है। और इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में। उस टाइम 5 स्टील हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी लगे थे, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सब सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी के मदद से ये प्लान क्रिटिसाइज किया गया था बी आर सैनी, हु नोटेड दिस डिपेंडेंस ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोमोट हैवी। तो ये पूछ सकता है कि जो सेकंड 5 ईयर किसके द्वारा क्रिटिसाइज हुआ था, तो आप लोग बता दीजिए बी आर सैनी के द्वारा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखा गया है, क्लियर। फिर उसका टारगेट ग्रोथ रेट था उसमें 4.5, एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ 4.27। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से, जो वो लीडर से जवाहरलाल नेहरू के तरफ। ये गैडगिल योजना के नाम से भी जाना है क्योंकि उस टाइम के डिप्टी चेयरमैन वो थे डी.आर. गैडगिल। ये था जॉन सैंडी और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पे था, इंडियन इकोनॉमिक थे। द मेन टारगेट था इकोनॉमिक इंडिविजुअल, द स्ट्रेस वाज लेड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, क्लियर है। थर्ड 5 ईयर प्लान में व्हीट पे था। उस टाइम लड़ाई वॉर भी हो गए थे, तगड़े वाले वॉर हुए थे। सीनो इंडिया 1962 में और इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान में अपने ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे बना दिया गया, ठीक है। प्लान हॉलीडे बन गया। प्लान हॉलीडे बनने के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया और उसमें ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस था। 14 मेजर बैंक नेशनलाइज्ड हो गए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया था। टारगेट था 5.6 लेकिन अचीव हुआ 3.3%, क्लियर। तो उसके फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था 1974-78 में, जिसमें गरीबी हटाओ का भी नारा चला था, बहुत फेमस हुआ था गरीबी हटाओ। और इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस पे, याद रखिए। फिफ्थ 5 ईयर का मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस पे। और 1978 में मोरारजी देसाई इसको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद ये क्रिटिसाइज कर नेशनल कांग्रेस वाले भी नहीं, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया, जिसकी वजह से रूलिंग प्लान आ गया, ठीक है। रूलिंग प्लान आ गया। उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान आया। 6th 5 ईयर प्लान जो है इकोनॉमिक, ये भी आई थिंक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। हाँ, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही आया था। इसमें प्राइस कंट्रोल एलिमिनेट किया गया था और ये इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई थी, ठीक है। और फिर इस टाइम नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड हो गया था 6 में। 7th में आया 98 में जो राजीव गांधी के अंतर्गत आया। इसमें सोशल जस्टिस इम्पोर्टेंट था, सिलेक्टिक मतलब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, तो ध्यान दीजिए। 7th 5 ईयर सोशल जस्टिस, 5th 5 ईयर सेल्फ रिलायंस। और 11th 5 ईयर प्लान था, 11th था कि 12th सस्टेनेबल इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ 12th 5 ईयर प्लान, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछे जा चुके हैं, तो और भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो जो मेन है मैंने वो सब लिख दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। 8th 5 ईयर प्लान आता है 19 पी.वी. नरसिम्हा राव में। इसमें 5.6 या 6.8 ज़्यादा अचीव हुआ था। अच्छा खासा ये उस टाइम 5 ईयर प्लान वर्क कर गया था। और उसका 9th 5 ईयर अटल बिहारी वाजपेयी में, तो फिर डाउन हो गया। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान, इसमें मनमोहन सिंह आए थे, इसमें भी इम्प्रूव हुआ था लेकिन 0.4 से डिक्रीज था। और 11th 5 ईयर पर मनमोहन सिंह के द्वारा, सी रंगाराजन द्वारा इसमें हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया गया था टीपीपी आ गया था 10th 5 ईयर प्लान में, क्लियर है। फिर उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान आता है जो कि मनमोहन सिंह के अंतर्गत आता है। इसमें 9% था लेकिन अचीव हुआ था सिर्फ 8%, क्योंकि इस टाइम प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया था, उसका नीति आयोग आ गया था, जिसकी वजह से 13-15 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया था, ठीक है। थैंक यू नेट JRF एस्पिरेंट। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास के मेंबर बनने के लिए, फैमिली मेंबर बनने, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास में और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सके और कौन कौन सी टॉपिक अभी तक बाकी है। आई थिंक 2 वीडियो सिर्फ शेष है, जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बताएं, और जो और टॉपिक छूटा हो उस पर कवर किया जाएगा।
तो तब तक के लिए गुड बाय।